हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, झक्कास होंगे, क्योंकि दिशा मैम की पलटन हमेशा होती है एकदम झक्कास। यहाँ पे आज के इस वीडियो की बात करें तो ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो रिसेंटली रहा है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम सीयूईटी के बारे में सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दीजिए, अभी भी सीयूईटी क्या है, कैसे करना है, कब पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बहुत सारे मन में सवाल है, तो इसका जवाब दे दीजिए। ये सारे जो सवाल है इसका जवाब लेकर मैं आई हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट 10 से 15 मिनट में आपके दिमाग में अगर सीयूईटी को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, कोई भी परेशानी है, तो उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम सीयूईटी की अगर बात करें तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सीयूईटी या सीयूईटी एग्जैक्टली होता क्या है। सीयूईटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और ये एग्जाम बनाया गया था सो दैट जो भी बच्चे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उनके कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सबके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो। ठीक है, सीयूईटी एग्जाम इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पस क्या था। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, जेएनयू है, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसमें बच्चे जाना चाहते हैं, जिसमें बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि जब आप ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स के लिए मतलब कोर्सेज करने के लिए अगर आप जाते थे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हो या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हो, यहाँ पे जनरली आपके 12th के मार्क्स फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कंसिडर किए जाते थे। अब 12th के मार्क्स में दिक्कत ये थी, कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड्स में हैं, कुछ सीबीएसई में हैं, कुछ आईजीएसई में हैं, कुछ आईसीएसई में हैं, कुछ आईबी बोर्ड्स में हैं, तो इसमें कोई एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। तो ऐसे केस में ये स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए कि सब बच्चों को एक समान हम यहाँ पे ट्रीट कर सके और एक समान उनका यहाँ पे कट ऑफ हो सके, एक स्टैंडर्ड एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई, दैट इज सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है यहाँ पे कौन कंडक्ट करता है, तो ये टेस्ट कंडक्ट करने की जो जिम्मेदारी दी है वो हमने एनटीए को यहाँ पे दे दी है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसको कंडक्ट एनटीए ही करता है, तो सीयूईटी भी एनटीए यहाँ पे कंडक्ट करता है। एनटीए की वेबसाइट पे आपको सीयूईटी की सारी जानकारी, कब इसका जो एडमिशन फॉर्म है, मतलब एक तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो कब ओपन होता है, रिजल्ट डिक्लेरेशन, सारी जो डिटेल्स है आपको एनटीए के वेबसाइट पे मिल जाती है। अब सीयूईटी की अगर हम बात करें तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वो तो एक पूरी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस है, जैसे श्री राम कॉलेज है उसके अंडर आता है। ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, चाहे वो बीकॉम हो, बीकॉम ऑनर्स हो, चाहे वो आर्ट्स की प्रोग्राम्स हो जैसे बीए है, राइट, या बीएमएस करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, कोई भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम अगर आप कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या उसके कॉलेजेस से करना चाहते हो, आपको सीयूईटी अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है, सीयूईटी की प्रिपरेशन वो बच्चा करेगा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कोई भी कॉलेज से करना चाहता है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ना चाहता है, एक ऐसे स्टूडेंट हो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट नहीं कर रहा है क्योंकि वो कोई दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे सीए या सीएस या एलएलबी में एनरोल्ड है, ऐसे केस में आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बट अगर कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हो। तब तक अगर आपका मन बन गया तो डिसाइड कर लेना भाई आपको देना है या नहीं देना है। ठीक है, दूसरी अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें अब हमारे एग्जाम्स की, मान के चलिए कि आप कहते हो कि हाँ भाई हम भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली उसके कई सारे फायदे हैं, चाहे उनका टीचिंग लेवल का हो, चाहे उनके प्लेसमेंट्स के लेवल का हो, तो इसके लिए बहुत सारे बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उसके कॉलेजेस टारगेट करता है। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट फंडेड होते हैं तो इनकी फीस भी काफ़ी कम होती है कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि बच्चे यहाँ पे टारगेट करते हैं। मल्टीपल रीजंस है, बट बहुत सारे बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हैं। ऐसे केस में सीयूईटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो क्या होगा आपका एग्जाम का पैटर्न और किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट्स की एग्जाम्स आपको देनी होगी, ये मैं अब आपको बता दूंगी। राइट, सबसे पहले सीयूईटी की जो भी एग्जाम है उसको हम 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 सेक्शंस में क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट्स में आपके पेपर्स या आपके सब्जेक्ट्स को डिवाइड करेंगे। सबसे पहला सेक्शन होता है आपका यहाँ पे लैंग्वेजेस का। ठीक है, अब लैंग्वेजेस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। लैंग्वेजेस में भी 2 सब सेक्शन है, 1A एंड 1B।
1A में कौन सी लैंग्वेजेस आती है, 1B में कौन सी लैंग्वेजेस आती है, एनटीए की वेबसाइट पे गिवन है। आप चाहते हो कि इसका भी हम एक डिटेल वीडियो बनाए, कौन सी लैंग्वेजेस आती है, कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स है, बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लैंग्वेजेस की बात करें, दोनों सेक्शंस मिलाकर आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो। देखो बेटा, कौन सी लैंग्वेज चूज करोगे या कौन से डोमेन सब्जेक्ट को चूज करोगे, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो। हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक जो कोर्स होता है, जैसे बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, बीबीए है, बीएमएस है, हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक कोर्स का जो क्राइटेरिया है, जो रिक्वायरमेंट है, वो वेरी करता है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज कहती है कि भाई हम इंग्लिश ही एज ए लैंग्वेज एक्सेप्ट करेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज कहती है कि हम इंग्लिश एंड हिंदी बोथ एज ए लैंग्वेज यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। तो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आप कौन से लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश यहाँ पे एक्सेप्टेड होता है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज में हिंदी भी एक्सेप्टेड होता है, रीजनल यूनिवर्सिटीज में रीजनल लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड हो सकते हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी पे जाके उनके क्राइटेरियाज कोर्सेज वाइज चेक करने हैं। आप जो कोर्स के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, वो चेक करना है, अकॉर्डिंगली आपको लैंग्वेज यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकेंड सेक्शन पे जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दिस इज नोन एज योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपके क्लास 12 में जो सब्जेक्ट्स है उसके रिलेटेड ही आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं। जैसे आपके बिजनेस स्टडीज है, या इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, मैथमेटिक्स है, ये सब्जेक्ट्स आप डोमेन स्पेसिफिक में चूज कर सकते हो। मैक्सिमम जो डोमेन सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो वो यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो मैक्सिमम लैंग्वेजेस जो चूज कर सकते हैं 3 है, मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट जो सिलेक्ट कर सकते हो वो 6 है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने 3 लैंग्वेजेस सिलेक्ट की और 6 डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट किए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका मतलब आप 9 पेपर्स दे रहे हो, नॉट पॉसिबल। एक चीज याद रखना, जो मैक्सिमम सब्जेक्ट सिलेक्शन है, ठीक है, मैक्सिमम जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है जिसके लिए आप सीयूईटी की एग्जाम दे सकते हो, वो है टोटल 6 सब्जेक्ट्स, राइट। तो मैं यहाँ पे 4 डोमेन सब्जेक्ट 2 लैंग्वेजेस ले सकती हूँ, एक लैंग्वेज 5 डोमेन सब्जेक्ट ले सकती हूँ, एक लैंग्वेज 4 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट ले सकती हूँ, एक लैंग्वेज 3 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट ले सकती हूँ। लेकिन 6 से ज्यादा मेरे टोटल सब्जेक्ट्स या टोटल एग्जामिनेशंस मैं नहीं दे सकती। जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं जो उनके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के मेजॉरिटी कोर्सेज में यहाँ पे एक्सेप्टेड है, 3 to 4 डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं एंड एक जनरल टेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सेक्शन 3 आपका यहाँ पे जनरल टेस्ट होता है। जनरल टेस्ट में जनरली जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है, जो करंट अफेयर्स है, ये क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाता है। जनरल टेस्ट की तैयारी जनरली हम दिसंबर या उसके बाद शुरू करते हैं। मेजॉरिटी जो इस पे फोकस होता है वो करंट अफेयर्स के ऊपर, साथ ही साथ जो आपके एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस है उसके ऊपर यहाँ पे होता है। जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें जनरल टेस्ट या उसके मार्क्स मैंडेटरी नहीं है। जैसे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे, उसमें मेजॉरिटी कोर्सेज अगर आप देखोगे उसमें जनरल टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। बट ऑन अ सेफर साइड मैं आपको कहूंगी कि आप जनरल टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपका टारगेट एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको ऑप्शंस पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ रखनी पड़ती है, और इसीलिए अगर पॉसिबल होता है तो आपको जनरल टेस्ट यहाँ पे देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया 3 सेक्शंस होते हैं, लैंग्वेजेस, डोमेन सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट। तीनों सेक्शन से मिलाकर एक कॉम्बिनेशन ऑफ 6 सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करना होता है, जिसमें मिनिमम 1 लैंग्वेज होना मैंडेटरी है। डोमेन सब्जेक्ट्स में आप मिनिमम 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना, उसके अलावा 4 या 5 सब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप जीटी दे रहे हो तो एक लैंग्वेज, 4 डोमेन सब्जेक्ट, एक जीटी भी सिलेक्ट कर सकते हो। कॉम्बिनेशन कंप्लीटली डिपेंड करता है कौन से सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करोगे, कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो और ये यूनिवर्सिटीज के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में उनका क्राइटेरिया या उनका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, इसमें और एक सवाल आता है बच्चों का कि मैम क्या मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है अगर आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। जैसे ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं मैम मुझे डीयू में एडमिशन चाहिए तो क्या मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। आप बीकॉम करना चाहते हो, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, या फिर आप यहाँ पे बीबीए करना चाहते हो या बीएमएस करना चाहते हो, कोर्स वाइज क्राइटेरिया वेरी करता है। ठीक है, ज़्यादातर कोर्सेज में ऑप्शन आता है बिटवीन अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। तो आप अगर मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहते या आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट नहीं हो तो आप ऐसे केस में अकाउंटेंसी ऑप्ट कर सकते हो। कुछ कोर्सेज ऐसे भी होंगे जिसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी होगा, तो उसमें आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है,
अब सवाल ये आता है कि मैम ये तो ठीक है कि चलो आप ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। मान के चलिए कि हमने डोमेन सब्जेक्ट में बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी सिलेक्ट कर लिया, हमने यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया, जनरल टेस्ट का तो चलो सिलेबस अलग ही है, तो इसको पढ़े कहाँ से? देखिए एक चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आप जो भी सिलेबस यहाँ पे पढ़ोगे, जो भी सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करोगे, चाहे लेटर से कि आप कहते हो कि आप यहाँ पे लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट करते हो, उसके बाद जो डोमेन सब्जेक्ट्स है उसमें आप बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, अकाउंटेंसी एंड लेटर से कुछ बच्चे यहाँ पे मैथमेटिक्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करिए, ये सारा जो आपका यहाँ पे सिलेबस है ये 100% बेस्ड होता है एनसीईआरटी, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझना है कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एनसीईआरटी से आते हैं। आप कोई भी बोर्ड को बिलोंग करो, चाहे स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, फर्क नहीं पड़ता है, आपको एनसीईआरटी पढ़ के जाना है, एनसीईआरटी से सिलेबस प्रिपेयर करना है और आपको यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। उसके अलावा अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपके पास हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस हो, ठीक है, तो ये जो डिटेल्ड सिलेबस है, ये डिटेल्ड सिलेबस आपकी एनटीए की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप बस सीयूईटी का सिलेबस यहाँ पे डाल दे रहे हैं, एनटीए की वेबसाइट पे आपको उसका डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी मिल जाएगा, जिसको आप एनसीईआरटी से कंपेयर करके उस सारे टॉपिक्स को आप कवर करके यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं टू द नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से आपकी एग्जाम्स यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। सबसे पहले अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो सीयूईटी के सारे एग्जाम जो है सीबीटी बेस्ड होते हैं, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जहाँ पे आपको सेंटर्स अलॉट होते हैं, सेंटर्स में कंप्यूटर्स पे बैठ के आपको जो आंसर्स है वो यहाँ पे मार्क करने होते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं चाहे जो भी सब्जेक्ट हो वो यहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न में होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एंड उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सीयूईटी में नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आप कोई भी करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हो, मतलब अगर आपका आंसर करेक्ट है तो ऐसे केस में आपको 5 मार्क मिलते हैं, बट अगर आप गलत आंसर को सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए -1 मार्क भी आपको यहाँ पर अलॉट करता होता है, ठीक है। मतलब ये आपको याद रखना है कि कॉम्पिटिटिव टेस्ट को और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की हुई है कि हर गलत आंसर के लिए, वरना तो हम रैंडमली सिलेक्ट कर देंगे, तो हर गलत आंसर के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग -1 मार्क यहाँ पे मिलता है, राइट। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो सेक्शन 1 जो आपका लैंग्वेज का पेपर है, पर पेपर, अगर आप पर पेपर की बात करो, फॉर एग्जांपल आप 2 लैंग्वेजेस सिलेक्ट करते हो तो पर पेपर आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल आपके पास 50 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से एनी 40 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब मिनिमम आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन 5 मार्क, तो ये 200 मार्क्स का हो जाता है, राइट। ऐसे 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टोटल जो टाइम अलॉट होता है वो है 45 मिनट्स। तो मेन खेल बेटा यहाँ पे टाइम का ही है कि आपको बहुत कम टाइम मिलता है सोचने के लिए और करेक्ट आंसर को यहाँ पे अटेम्प्ट करने के लिए, तो आपकी कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही क्विक एंड फास्ट यहाँ पे होनी चाहिए, बिल्कुल आप इसमें टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद अगर मैं सेक्शन 2 पे जाती हूँ जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ऐसे केस में अगेन आपको 50 क्वेश्चंस दिखेंगे पेपर में, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, या तो आपके कुछ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो अगर 45 क्वेश्चंस है तो 35 एंड अगर 50 क्वेश्चंस है तो उसमें से 40 क्वेश्चंस, बेसिकली 10 क्वेश्चंस आप ऑप्शन में यहाँ पे रख सकते हो। अगेन इसके लिए आपको जो टाइम अलॉट होता है वो यहाँ पे 45 मिनट्स अलॉट होता है, बेसिकली यही पूरा खेल हो जाता है। जहाँ पे टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो क्विक आपको यहाँ पे सोचना होता है। अगर आप जनरल टेस्ट के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो वो सेक्शन 3 आपका बन जाएगा, जो कि कौन सा है, दैट इज जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो जनरल टेस्ट में टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। 250 मार्क का पेपर होता है, इसके लिए आपको इसमें 60 मिनट्स एडिशनल 15 मिनट्स यहाँ पे अलॉट हो जाता है, बट अगेन 60 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो हर एक पेपर में अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे 5-10 मिनट कंपेयर टू क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलता है, जो कि पेपर रीड आउट करने में, ठीक है, चीज़ें देखने में चला जाता है। तो ऑन एन एवरेज यू गेट 60 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, तो 60 सेकेंड्स
पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इतना क्विकली आपको सॉल्व करना है। जनरल टेस्ट में उतनी आपकी एनालिटिकल थिंकिंग पावर होना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉजिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम CUET एग्ज़ाम की बात करें तो ये जो इसका पेपर पैटर्न है ये इसको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना देता है। प्लस जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती है उनमें सीट्स बहुत कम होती है, बट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। 9-9 10-10 लाख बच्चे यहाँ पे DU में एडमिशन के लिए बेटा रेस लगाता है। ऐसे केस में वो टॉप 100s एंड टॉप 1000 स्टूडेंट्स में आना बहुत डिफिकल्ट होता है, और इसके लिए इसकी क्रिटिकल तैयारी करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तैयारी की अगर हम बात करें तो NCERT का सिलेबस फोकस होता है क्लास 12th में आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड्स एंड CBSE बोर्ड को जो हम पढ़ा रहे हैं दैट इज NCERT सिलेबस। CBSE बोर्ड में कुछ सिलेबस जो होता है NCERT का वो ओमिटेड होता है, डिलीटेड होता है, उसको हमें एडिशनली CUET के लिए यहाँ पे कवर करना होता है जो हम ऑलरेडी कराते हैं, राइट। तो ऐसे केस में बेटा मेन ये चीज़ आपको समझना है कि CUET की तैयारी अगर करनी है, शुरुआत से कंसेप्ट क्लैरिटी पे अगर फोकस करोगे जब आप क्लास 12 की पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तो ऐसे केस में 80% काम एटलीस्ट आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है और इंग्लिश एज ए लैंग्वेज अगर आप चूज कर रहे हो वहीं खत्म हो जाएगा, राइट। बाकी जो 20% काम बचा, जनरल टेस्ट का काम बचा, वो आप एक बार 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, उसकी पूरी तैयारी हो जाती है अक्टूबर-नवंबर तक, जहाँ पे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद आप यहाँ पे CUET की तैयारी वो एक टाइम गैप में कर सकते हो अप टू फरवरी के बाद वापस आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी शुरू हो जाएगी, बोर्ड एग्जाम्स दोगे, देन आपके जो एग्जाम्स होते हैं CUET के वो करीबन जून-जुलाई में होता है। तो मान के चलिए जून में भी अगर आपके एग्जाम्स हो रहे हो तो बीच में आपको अप्रैल और मई मिल जाता है, करीबन 2-2.25 महीने मिल जाते हैं अगेन CUET की आपको तैयारी करने के लिए। तो मेन ये समझना है, स्ट्रैटेजी इस तरीके से बिल्ड करो कि अभी आपका 12th के सारे कंसेप्ट 100% क्लियर हो, आपका जो सिलेबस है एक अक्टूबर-नवंबर तक पूरा 12th का पढ़ाई आपका कंप्लीट हो जाए, सो दैट आप तभी यहाँ पे CUET पे फोकस करना शुरू करो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये इस वीडियो में CUET को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट था तो इस पे 100% क्लैरिटी आ चुकी होगी। इसके अलावा अगर आप और कोई डिटेल चाहते हो और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो, हमसे और कोई यहाँ पे मदद चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। बट आज के लिए यहीं पे बाय, सी यू एंड टेक केयर।